नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब सभी दल तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष लगातार गठबंधन करता हुआ दिखाई दे रहा है, एनडीए को तोड़ने की कोशिश करने की यहां पर लगातार रणनीति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एनडीए ने भी साल 2024 के चुनाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ये ब्रह्मास्त्र है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, इस बात पर मोहर लगातार लगभग लग चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भोपाल दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित किया तो जिस तरह से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात करते हुए नजर आए, इसे देखकर साफ तौर पर लगा कि अब यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा सीरियस है और वोटों के लिहाज से भी यूसीसी बिल को अगर पारित कर दिया जाता है तो बीजेपी लगभग जीतती हुई दिखाई दे सकती है। बता दें कि 20 जुलाई को संसद में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और दावा किया जा रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को पेश कर सकती है। वोटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को इस बिल को पारित करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने सीधे सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, तो कई ऐसे भी विपक्षी दल हैं जो इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूसीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, आप भी जरा सुनिए। आज आए सुबह में और मैं अपनी बात करने से पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो 22nd लॉ कमीशन को जो अपना नोट या रिस्पांस लिखकर भिजाए, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो एक रेस्पॉन्स नोट है, दूसरा उसमें हम रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं शुरुआत में मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल वकील जनाब एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब का कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस रिस्पांस नोट को तैयार करने में, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं की रही। पूरा उन्हीं का पूरी इसमें जुस्तजू थी, मेहनत थी और उनके ताउन से उनकी पूरी मदद से ये एक रिस्पांस नोट हम तैयार करें। तो अब इंशाल्लाह अभी आपको एक थोड़ी देर में ये तीनों नोट्स हम लोग आपको दे देंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए आपको पढ़ के सुनाने के लिए, वरना अगर आप शॉर्ट में चाह रहे तो मैं दे देता हूँ ये आप लोगों को, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं 3 पॉइंट नहीं है, वो ऐसा नहीं है आशीष। देखिए ये 2 मिनट बाइट नहीं हो सकता, तो आप सुन लीजिए एक 10 मिनट के लिए मेरी बात को, और उसके बाद आप लोग जो भी सवाल करना है करिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन 22nd लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज़ दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोज़ल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21st लॉ कमीशन का। और 21st लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज अ हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से
लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। अब आप ये समझिए कि जून 14, 2023 को जो उन्होंने पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ, मगर वही कंसल्टेशन पेपर के बाद जस्टिस चौहान साहब क्या बोले, दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ये बोले उन्होंने। ये यानी इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखो आप 22 लॉ कमीशन का। और दूसरी बात ये है, वो उन्हें बताते भी नहीं कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो 22वां लॉ कमीशन है, बताते भी नहीं व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 21वां लॉ कमीशन चौहान साहब का, तो वो तो अलग ही ओपिनियन दिए, ये नहीं बताते। अब आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के ऊपर, जिसमें इसमें एक साफ तौर से कहा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वन ऑफ द सॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय Baba Saheb Ambedkar was that Parliament may make the Uniform Civil Code optional. It will be available to persons who wish to opt out of their personal laws. Dr. Ambedkar further assured the members of Constituent Assembly that therefore no one need to be apprehensive of the fact that if the state has the power, the state will immediately proceed to execute or enforce that power in a manner that may be found to be objectionable by the Muslims or by Christians or by any other community in India. We must all remember, including members of Muslim community who have spoken on the subject, though no one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile with itself the sentiments of different communities. अब important सुनिए आप, no government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. I think it would be a mad government if it did so, but that is a matter which relates to exercise of power and not to the power itself. So, इससे it is clear from the text of Article 44 itself, as the debates in Constituent Assembly, that UCC was contemplated an exercise that involved disruption and upheaval to yield one size fits all, and therefore notes of caution were sounded, including the need for it to temper with optionality. ये एक है। दूसरी बात ये है कि the exercise of the reform of specific personal laws of individual religious communities proposed in the consultation paper, यानी consultation of 21st Law Commission, that it finds its basis not in Article 44 but in entry 5 of list 3 of 7th schedule of the Constitution. Such an exercise of codification or alteration of individual laws of individual communities requires a more focused consultative process, with draft laws being placed for comment and the participation of stakeholders from the affected communities being sought. As such, the consultation paper, just by virtue of sheer breadth of issues it has covered, was grossly unequal to the task it set out for itself. अब आप ये देख लीजिए, इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, मगर हमारा मानना ये है कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, एक गैर ज़रूरी के एक माहौल को मुल्क में पैदा करने के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि जो तवज्जो है जनता की गरीबी के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, चाइना जो ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा करके बैठा, उससे तवज्जो हटा दिया जाए। और हमारा मानना ये, हमारा एप्रीहेंशन ये है कि डेलिबरेटली यूनिफॉर्म। देखा आपने, सुना भी किस तरह से साफ तौर पर यहां पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। आपको बता दें कि जब से यूसीसी का मुद्दा यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, तब से ओवैसी लगातार इस बिल के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या इस तमाम विरोध के बाद भी यूसीसी को पारित किया जा सकता है, और आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लागू किया जाता है तो क्या वाकई में जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि देश की जनता के लिए समान अधिकार जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल सकता है, क्या वो वाकई में जमीनी स्तर पर भी लागू होता हुआ दिखाई देगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।